अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो हम लोगों ने थायराइड का लास्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था थायराइड न्यूप्लाज्म्स का, उसमें से भी हमने थायराइड एडेनोमा कर लिए थे विच आर बिनाइन न्यूप्लाज्म, और हमने करने थायराइड कार्सिनोमा। इनकी इंपॉर्टेंस इस तरह से है कि इसमें से आपका एक तो पेपिलरी कार्सिनोमा ओवरऑल बहुत ज़्यादा आता है, लाइक इसकी आपसे मॉर्फोलॉजी भी पूछते हैं, और पैथोजेनेसिस तो इतनी नहीं आती इनमें किसी की कार्सिनोमा की। बहुत हुआ तो आपसे एमसीक्यू में पूछेंगे कि कोई जीन का नाम, इसलिए आपको नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए, लेकिन इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ही ज़्यादा आती है। और दूसरे इसमें से फॉलिकुलर जो सेकंड मोस्ट कॉमन अभी मैं आपको बताऊंगी उसकी भी बहुत ज्यादा आती है। आई टेल यू कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपने इस टॉपिक को जहां जहां मैं बताऊंगी वो चीजें खास तौर पे ध्यान देनी है, ठीक है। तो थायराइड कार्सिनोमा ऐसी बात जो मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ऑफ थायराइड है, बहुत कॉमन नहीं है, और अब तो जब से ये एफएनएसी वगैरह की टेक्निक्स आ गई तो काफी हद तक हम उनको अर्ली स्टेज पे भी डिटेक्ट कर लेते। पहले तो ये होता था ना कि जब तक आप उसको मतलब जो भी मैस बन रही है, क्योंकि मैस ही बन रही होती है ना थायराइड ग्लैंड के अंदर, उसको आप जब तक रिमूव नहीं करेंगे, उसको हिस्टोलॉजिकली देखेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलता था कि आइदर इट इज अ ट्यूमर और नॉट। लेकिन एफएनएसी वगैरह से और अर्ली डिटेक्शन से काफी ज्यादा फायदा होता है, लेकिन फिर भी दे आर प्रेजेंट। लाइक ऐसे होता है कि कार्सिनोमास आपके बहुत डिलेड, क्योंकि डिपेंड करता है ना पेशेंट भी कब प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने इतना याद रखना, जो आपको याद रखने वाली बातें हैं कि हमारे पास आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड में यू हैव सारा का सारा मतलब एक पेरेन्काइमा है और उसके बीच में बहुत सारे फॉलिकल्स हैं। मैंने बहुत दफा बात बताई है, और फॉलिकल्स को क्यूबॉइडल एपिथेलियम ने लाइन किया हुआ है, ठीक हो गया। तो आपके जो मेजोरिटी कैंसर्स हैं एक्सेप्ट मेडलरी वाला, ये चार वेरिएंट्स हैं या चार फॉर्म्स हैं आपके थायराइड कार्सिनोमा की। उनमें से मेडलरी वाले को छोड़ के बाकी तीनों आपके इस फॉलिकल के एपिथेलियम से अराइज करते हैं। पेपिलरी कार्सिनोमा भी फॉलिकल के एपिथेलियम से अराइज करता है। फॉलिकुलर का तो नाम ही है कि वो फॉलिकल के एपिथेलियम से करेगा, और एनाप्लास्टिक जो है वो फॉलिकल के एपिथेलियम से अराइज करता है। सिर्फ मेडलरी है जो यहाँ से अराइज नहीं करता, वो पैराफॉलिकुलर सेल से करता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये तीन आपके फॉलिकुलर एपिथेलियम से अराइज करने वाले कैंसर्स हैं। उसमें से आपका 80% जो है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इज योर पेपिलरी कार्सिनोमा, ठीक है। ये बहुत कॉमन है और ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आता है। फिर 5 to 15% जो प्रेवलेंस है वो फॉलिकुलर की है, एनाप्लास्टिक लेस देन 5% है, और आपका जो मेडलरी है वो 5% है। परसेंटेजेस याद रखनी है, ये आपसे पूछते हैं। गिव द टाइप्स ऑफ थायराइड कार्सिनोमास, ये आपका रिपीटेडली आस्क्ड एसईक्यू का क्वेश्चन है, और उसमें आपने साथ उसकी परसेंटेज भी लिखनी होती है, क्योंकि वो कई बार पूछे थे कि विच इज द मोस्ट कॉमन एंड राइट इट्स प्रेवलेंस या कुछ ऐसी बात, तो आपने परसेंटेज याद रखनी है, बहुत आसान है, ठीक है। ये चारों नाम हो गए। उसके बाद अगर इसी पैथोजेनेसिस की बात करें तो आपको पता है कि जब भी कैंसर अराइज करता है तो जाहिरी तौर पर कोई जेनेटिक म्यूटेशन आती है, और कोई आपके नॉर्मल हालात में हम यही देखते हैं कि या तो ट्यूमर सप्रेसर जो जीन्स होते हैं उनमें मसला आ रहा होता है। मतलब आपने ओवरऑल अब पूरी पैथो मैंने ऑलमोस्ट सारी आपको कवर करा दी है, तो इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि कैंसर तभी अराइज करता है जब जीन में मोस्ट कॉमनली होता है कि या तो कोई ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो म्यूटेटेड हो जाता है, यानी कि जिसने पहले ट्यूमर को सप्रेस करना था, जिसने अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स को चेक करना था, अब वो नहीं है। पहले मेरे पास ये एक कमरा है जिसमें बच्चे हैं, और जाहिर सी बात है कि वो बच्चे खेल रहे हैं। पहले मैंने उन पे एक कोई अटेंडेंट रखा हुआ है जो देख रहे हैं कि बच्चे ज्यादा ना खेलें वरना गिर सकते हैं। अगर वो अटेंडेंट चला जाएगा कहीं पे तो बच्चे खेल 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 के जाहिर है कहीं गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, जख्मी हो जाएंगे, और यही होता है हमारे पास कि कैंसर डेवलप हो जाता है ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स ना हो। और दूसरी बात ये हो सकती है कैंसर के डेवलप होने की कि आपका कोई पाथवे है जो सिग्नलिंग पाथवे है, यानी कि कोई सेल की डिवीजन का पाथवे है जिसमें ऐसी म्यूटेशन आ गई कि वो खुद ब खुद एक्टिव हो गए। जैसे हमने कहा है कि हमारे पास हमने अक्सर नाम आपने पढ़ा होगा ग्रोथ फैक्टर्स का, मतलब नाम सुना होगा। ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो चीजें, वो वाले एलिमेंट्स जो तब रिलीज होते हैं जब हमें कोई नई चीज चाहिए होती है, हमें जब किसी चीज को ग्रो कराना होता है। अब सपोज मेरे पास एक एडल्ट बंदा है जिसके थायराइड ग्लैंड को ग्रो करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें ग्रोथ फैक्टर रिलीज ही नहीं होगा, जाहिर है उसके ग्लैंड ग्रो ही नहीं करना। बच्चों में रिलीज होगा क्योंकि बच्चों में ग्लैंड बड़ा हो रहा होता है। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा हो कि ऐसी कोई म्यूटेशन आ जाए कि ग्रोथ फैक्टर में जाके मेरे पास क्या करना है, जाहिर है ग्रोथ करानी है। ग्रोथ कैसे होगी, एक पूरे सिग्नलिंग पाथवे से होगी। ग्रोथ फैक्टर जाएगा थायराइड ग्लैंड के अंदर, वहां पर अपने किसी रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। सपोज ये रिसेप्टर जो है वो अंदर एक पूरा सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट करेगा, और वो सिग्नलिंग पाथवे जाके आपकी ग्रोथ और जो सॉरी थायराइड ग्लैंड उसकी ग्रोथ कराएगा। अगर मेरे पास ऐसा हो जाए कि ये मेरा जो सिग्नलिंग पाथवे है जिसने बेसिकली ग्रोथ करानी है वो ग्रोथ फैक्टर पे डिपेंडेंट ही ना रहे, अभी तो ये ना ग्रोथ फैक्टर आएगा तो सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट होगा, लेकिन अगर ग्रोथ फैक्टर पे डिपेंडेंट ही ना रहे और सिग्नलिंग पाथवे खुद ब खुद एक्टिव होकर ग्रोथ ऑफ द ग्लैंड कराने लग जाए, नए से नए फॉलिकल्स बनाने लग जाए, तब भी आपका कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। एंड दीज आर द बेसिक मैकेनिज्म्स आपके जिनका मैं जिक्र करूंगी। पहला है आपका माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज पाथवे, जिसको मैप काइनेज पाथवे कहते हैं। और दूसरा है आपका P13 AKT पाथवे। दो मेजर जो आपके पाथवेज ऑफ सिग्नलिंग है वो यहाँ पर खराब हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आप ये कहें कि वो ग्रोथ फैक्टर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन आती है आपके थायराइड कार्सिनोमा में कि देखा गया कि ये दो मेजर पाथवेज, ये आपके दो मेजर सिग्नलिंग पाथवे हैं।
मैप काइनेज पाथवे भी एक ऐसा सिग्नलिंग पाथवे का मतलब ये है कि जब एक ग्रोथ फैक्टर आके रिसेप्टर से अटैच होगा और इस सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करेगा, तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, आपके पास एक पूरा मैकेनिज्म चलता है बॉडी के सेल के अंदर, जो सेल की ग्रोथ को, सेल डिवीजन को, एपोप्टोसिस को और बहुत सारे सेल के मैकेनिज्म्स को रेगुलेट करता है। अगर ये पाथवे बगैर किसी स्टिमुलस के एक्टिवेट हो जाएगा तो सेल के सारे मैकेनिज्म्स खुद ब खुद चलने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपका कार्सिनोमा डेवलप होगा। ठीक है, P13 AKT का भी ऐसे ही चक्कर है। फिर आपके पास, आपको पता है कि जब ये रिसेप्टर्स जो है यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जिन पे आके ग्रोथ फैक्टर लगना होता है, जब वो आके ग्रोथ फैक्टर के अपने रिसेप्टर से लगता है तो सबसे पहले एक्टिवेट कराता है टायरोसिन काइनेसिस को। टायरोसिन काइनेसिस आर एंजाइम्स जो कि बेसिकली, असल अगर इनका फंक्शन बताऊं तो वो फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन होता है। एटीपी से ये फॉस्फेट लेते हैं, यानी एनर्जी एटीपी से लेके इसको किसी और मॉलिक्यूल के साथ अटैच करते हैं, वो मॉलिक्यूल जो आगे आपके ग्लैंड की या सेल की डिवीजन या ग्रोथ कराएगा। तो टायरोसिन काइनेसिस, अगर हम अक्सर औकात ये जो रिसेप्टर्स है ना जिससे ग्रोथ फैक्टर आके लगता है, इनको हम टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स भी कह देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन रिसेप्टर पे जब आके चीज लगेगी तो टायरोसिन काइनेजेस एक्टिवेट होंगे, ये एंजाइम एक्टिवेट होंगे। तो बहरहाल अगर आपको इतनी सारी बात नहीं भी याद रहती तो इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रख लेना कि ये दो पाथवेज है मेजरली जो आपके पूरे थायराइड कार्सिनोमा में इफेक्ट हो रहे हैं। दे आर सिंपली ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवेज जो सेल की साइकिल को, सेल डिविजन को, एपोप्टोसिस को और बाकी सारे मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो अगर बारी बारी अब हम सारों कैंसर्स की बात करें तो पेपिलरी कार्सिनोमा जो है वो बेसिकली इसमें जो म्यूटेशन आती है वो मैप काइनेज पाथवे में आती है, मतलब इसमें P13 AKT का कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें पेपिलरी कार्सिनोमा डेवलप होने की वजह मेनली आपकी मैप काइनेज पाथवे की इनएक्टिवेशन होती है। वो भी किस तरह से, उसमें कहाँ पर म्यूटेशन आती है मैप काइनेज पाथवे में, उन्होंने वही कहा है कि आपके पास ऐसी जीन रीअरेंजमेंट्स होती हैं जो आपके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस को एक्टिवेट कर देती है खुद ब खुद। ठीक है, ये आपका रेट और NTRK1 न्यूरोट्रोफिक टायरोसिन रिसेप्टर काइनेज 1, ठीक है, ये आपके NTRK1 बेसिकली। आप सिंपली इतना याद रखने के जो रिसेप्टर्स थे ना, जिन्हें पहले ग्रोथ फैक्ट, जिन्हें पहले किसी स्टिमुलस की जरूरत थी, ये मेरे पास अगर एक रिसेप्टर है, इसको एक स्टिमुलस चाहिए जो इस पे आके लगेगा तो एक्टिवेट होगा। अब ये रिसेप्टर्स खुद ब खुद एक्टिवेट होके अंदर से पूरा पाथवे ऑफ सिग्नलिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इतनी बात बस आप याद रखना, ये रिसेप्टर्स जो है वो आपके पास टायरोसिन काइनेज के रिसेप्टर्स, मैंने भी आपको बताया कि जिस तरह इनको कहते हैं। तो होता ये है कि यहाँ पर आपका स्टिमुलस के बगैर ये एक्टिवेट हो जाते हैं और अंदर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम आती है। तो मैंने आपसे कहा कि मैप काइनेज पाथवे में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये, एक तो रिसेप्टर के लेवल पे म्यूटेशन आती है कि जो रिसेप्टर है वो खुद ब खुद, उसमें ऐसी जीन रीअरेंजमेंट होती है कि वो खुद एक्टिव हो जाता है। और दूसरी म्यूटेशन आती है आपकी BRAF में। BRAF आप समझ लें कि मैप काइनेज पाथवे का जो पूरा पाथवे है ना, जो सिग्नलिंग पाथवे, उसके शुरू में ही एक चीज आती है जिसको BRAF कहते हैं, जो अगर एक्टिवेट हो जाएगी तो सिग्नलिंग पाथवे आगे से सारा चल पड़ेगा और फिर वो सेल की ग्रोथ और सेल साइकिल और सारी चीजों को कंट्रोल करेगा। तो ये आपके पास BRAF चीज होती है। ठीक है, मतलब आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए मैंने लेके जा रही क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है आपको, इसका SCQ कभी भी नहीं आता होता है, MCQ भी बहुत रेयरली आते हैं, लेकिन आपकी समझ में आना जरूरी है। तो मैप काइनेज पाथवे में प्रॉब्लम आ गई दो वजह से, एक तो रिसेप्टर के लेवल पे और एक उसके अंदर रास्ते की एक चीज है जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है, दैट इज BRAF। दोनों के रिजल्ट में आपके पास प्रॉब्लम ये होती है कि आपका सेल सिग्नलिंग खराब हो जाती है एंड डेवलप्स इनटू अ कार्सिनोमा। फॉलिकुलर कार्सिनोमा में देखा गया है कि आपका अब जो दूसरा वाला है ना, ये P13 AKT सिग्नलिंग पाथवे, जिसको जो रास के साथ, रास जीन से एसोसिएटेड है, वो ज्यादा खराब हो रहा है। ठीक है, इसका एसोसिएशन आपके रास जीन से है। रास जीन भी आपका एक ऐसा जीन है जो, वही बात है कि P13 AKT पाथवे का नाम है और रास जीन वो है जो इस पाथवे में प्रोडक्ट्स को, इस पाथवे की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको इनकोड कर रहा है। तो दिस इज द जीन एंड दिस इज द पाथवे, दोनों में डिफरेंस याद रखना है। जीन में म्यूटेशन आएगी तो पाथवे खराब हो जाएगा। तो रास जीन के लेवल पे म्यूटेशन आती है जिससे ये सिग्नलिंग पाथवे ओवर एक्टिव हो जाता है एंड लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकुलर कार्सिनोमा। ठीक है, और भी ऐसी चीजें हैं, सिर्फ फॉलिकुलर कार्सिनोमा इसकी वजह से नहीं होता, बल्कि हमने लिखा हुआ है कि यू हैव PAX8, यू हैव PPARG, मतलब बहुत तरह के भी ऐसे जीन्स और सिग्नलिंग चीजें हैं जो बीच में खराब हो जाती हैं, लेकिन आपने मोटी सी बात लाजमी याद रखनी है जो मैंने आपको बता दी है। और यही पेपिलरी कार्सिनोमा, यही फॉलिकुलर कार्सिनोमा कि जब बहुत ज्यादा लाइक आप समझ हद से बढ़ जाते हैं तो दे कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। एनाप्लेजिया का मतलब ये होता है कि ऐसा कैंसर जिसमें सेल्स की कोई शक्ल, कोई हालत है ही नहीं। पेपिलरी और फॉलिकुलर में सेल्स की शक्ल और हालत होती है जिससे हमने उनका नाम दिया है। एनाप्लास्टिक में सेल्स की कोई हालत नहीं रहती, बहुत पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा होता है ये।
अब ये वाला जो कार्सिनोमा है ये पेपिलरी और फॉलिकुलर की खराब फॉर्म भी होती है, से भी बन सकता है, मतलब शुरू में ये बना और बाद में उसे ठीक नहीं किया गया और वो इतना पुअरली डिफरेंशिएटेड हो गया कि वो एनाप्लास्टिक बन गया, और फॉलिकुलर भी एनाप्लास्टिक बन सकते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कभी एक बार कि पेपिलरी और फॉलिकुलर ना हो और डायरेक्ट एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा बने, और वो जब होता है तो उसमें म्यूटेशन देखी गई है TP53 की म्यूटेशन। तो अगर आपके पास MCQ है कि डिनोवो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा इज डेवलप्ड ड्यू टू, तो वो होगा आपका TP53 म्यूटेशन। डिनोवो का मतलब है कि पहले कोई और कार्सिनोमा नहीं था, डायरेक्ट एनाप्लास्टिक बना है, तो वो आपका TP53। आपको पता है TP53 जो ट्यूमर सप्रेसर जीन, वेरी इंपॉर्टेंट जीन है ये आपका। ये आपके बॉडी में सेल साइकिल को और इन ट्यूमर्स की ओवरग्रोथ को जो बिला वजह हो जाती है उसको बड़ा कंट्रोल में रखता है। अगर ये नहीं होता तो बहुत ज़्यादा आपकी चांस है कि ट्यूमर जो है वो सप्रेस आपका नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब बाकी बातें हम अगले पार्ट में कर लेते हैं। अभी तक किसी को कोई मसला हो कैन आस्क मी। थैंक यू।